नमस्कार। आज हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं। जी सर, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। ये कोई साधारण क्लास नहीं होने वाली है, अंजलि। ये है क्लास 12th फिजिक्स के पूरे सिलेबस का एक विजुअल टूर। हमारे पास 15 स्लाइड्स हैं। और ये हमें ब्रह्मांड के नियमों को समझाएंगी? बिल्कुल। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि यूनिवर्स का यूजर मैनुअल है। तो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? सब पहली स्लाइड से ही शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। चलो, इस यात्रा का पहला कदम उठाते हैं। देखो अपनी स्क्रीन पर। देखो अंजलि, ये पहली स्लाइड है। इसका शीर्षक है भौतिक विज्ञान की इस यात्रा में आपका स्वागत है। जी सर। इस पर जो 3D विजुअल है वो एक एक बहुत बड़े नेटवर्क जैसा लग रहा है ना? हाँ सर, बिल्कुल। इसमें 14 चमकते हुए गोले हैं जो शायद हमारे 14 चैप्टर्स हैं। एग्जैक्टली। और ये सब पतली नीली ऊर्जा की लकीरों से जुड़े हुए हैं। ये दिखाता है कि कोई भी चैप्टर अकेला नहीं है। सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हाँ, सब कनेक्टेड है। वाह, ये तो एक तारे के नक्शे कैसा लग रहा है सर। तो इसका मतलब है कि हम स्थिर आवेश माने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू करके आधुनिक तकनीक सेमीकंडक्टर तक पहुंचेंगे। बिल्कुल, यही है कॉन्सेप्ट कनेक्टिविटी। हम एक एक करके इन गहराइयों में उतरेंगे। सर, मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछो। कॉन्सेप्ट कनेक्टिविटी का मतलब क्या ये है कि अगर कोई एक चैप्टर कमजोर रह गया तो क्या आगे के चैप्टर्स को समझना मुश्किल हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है अंजलि। और हाँ, बिल्कुल, इसीलिए हर चैप्टर की नींव मतलब फाउंडेशन मजबूत होना जरूरी है। समझ गई सर। अरे, यहाँ नीचे एक लाल रंग का एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। हाँ, क्या लिखा है उसमें? इसमें लिखा है बोर्ड्स और जेईई नीट में कॉन्सेप्ट कनेक्टिविटी ही सफलता की कुंजी है। एकदम सही पकड़ा अंजलि। ये याद रखना कि एग्जाम्स में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं जो 2 या 3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर बनते हैं। इसलिए इस कनेक्शन को समझना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है सर। चलो अंजलि, अब पहले अध्याय की स्लाइड देखते हैं। अध्याय 1, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, द स्पार्क। जी सर। देखो, इस स्लाइड के बीच में एक सुनहरा गोला है। ये आवेश यानी चार्ज को दर्शा रहा है। अच्छा। और उससे चारों तरफ नीले रंग की बिजली जैसी चिंगारियां निकल रही हैं। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये दिखाते हैं कि इस रुके हुए आवेश का प्रभाव चारों ओर है। बिल्कुल। मतलब सब कुछ एक आवेश से शुरू होता है और यहाँ ये आवेश रुका हुआ है, स्थिर है, लेकिन शक्तिशाली है। और इसमें कूलॉम का नियम और गॉस का नियम भी बताया गया है। हाँ, कूलॉम का नियम तो 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल को समझाता है। और गॉस का नियम वो तो मुश्किल सवालों को भी बहुत आसान बना देता है। सर, एक शंका है। हम्म। स्लाइड में लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अदृश्य हैं। तो अगर वे अदृश्य हैं तो हम उनके बारे में पढ़ते कैसे हैं और उन्हें बनाते कैसे हैं? बहुत बढ़िया सवाल अंजलि। देखो, हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते, ये सच है, लेकिन हम उनके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। जैसे एक कंपास की सुई का घूमना। उसी प्रभाव के आधार पर हम इन रेखाओं की कल्पना करते हैं, उन्हें मैप करते हैं। ओह, समझ गई सर। और देखिए, इसमें भी एक एग्जाम अलर्ट है। ये जरूरी होगा। लिखा है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग से 5 नंबर का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। हाँ अंजलि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में गॉस लॉ की एप्लीकेशंस पर बेस्ड एक लंबा सवाल लगभग हर साल आता है। इसे अच्छे से तैयार करना ही करना है। ठीक है सर। बहुत अच्छे अंजलि। अब चलो अध्याय 2 की स्लाइड पर चलते हैं। इसका नाम है द स्टोरेज। जी सर, द स्टोरेज। इस स्लाइड पर देखो, 2 सुनहरी प्लेटें आमने सामने रखी हैं। एक पर प्लस चार्ज है और दूसरी पर माइनस। हाँ सर, दिख रहा है। और उनके बीच में नीले रंग की ऊर्जा चमक रही है। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का 3D मॉडल है जो ऊर्जा को बेसिकली स्टोर करता है। अच्छा, तो ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए उसे स्टोर करना जरूरी है। और ये कैपेसिटर ऊर्जा का एक छोटा टैंक जैसा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और विभव यानी पोटेंशियल वो काम है जो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह लाने में किया जाता है। और डाइलेक्ट्रिक्स का जिक्र भी है। हाँ, डाइलेक्ट्रिक्स का उपयोग करके हम इस कैपेसिटर की क्षमता को और भी बढ़ा सकते हैं। सर, मेरा सवाल डाइलेक्ट्रिक्स को लेकर ही है। ये कैपेसिटर की क्षमता को मतलब कई गुना कैसे बढ़ा देते हैं? इनका काम क्या होता है प्लेट्स के बीच? देखो, डाइलेक्ट्रिक्स प्लेट्स के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर से थोड़ा कम कर देते हैं। अच्छा। और फील्ड कम होने से प्लेटों पर और ज्यादा चार्ज स्टोर किया जा सकता है, उसी वोल्टेज पर।
इसी वजह से क्षमता बढ़ जाती है। ओ, अब समझ आया। सर, इसमें एग्जाम अलर्ट है। बताओ। संधारित्रों का संयोजन सीरीज पैरेलल और उसमें संचित ऊर्जा स्टोर्ड एनर्जी के न्यूमेरिकल पक्के करें। हाँ अंजलि, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। जी सर, जरूर। चलो अंजलि, अब अगली स्लाइड पर आते हैं। अध्याय 3, विद्युत धारा यानी द फ्लो। जी सर, द फ्लो। इस विजुअल को ध्यान से देखो। ये एक तांबे के तार का कटा हुआ हिस्सा है। इसके अंदर बहुत सारे नीले गोले हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, और ये सब एक दिशा में बह रहे हैं। बीच में एक पत्थर जैसा अवरोध है जो प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस को दिखा रहा है। तो अब तक जो आवेश रुका हुआ था उसने अब चलना शुरू कर दिया है, और यही धारा या करंट है। सही कहा। और ओम का नियम धारा और वोल्टेज का रिश्ता बताता है, और किरचॉफ के नियम वो जटिल सर्किट्स को सुलझाने में मदद करते हैं। सर, एक बात समझ नहीं आई। बोलो। किताबों में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है, कुछ मिलीमीटर प्रति सेकंड। हाँ, होती है। तो फिर स्विच दबाते ही पंखा या बल्ब तुरंत कैसे चल जाता है? बेहतरीन सवाल अंजलि। ये क्लासिक पैराडॉक्स है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तार में हर जगह पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अच्छा। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रकाश की गति से मतलब लाइट स्पीड से पूरे तार में फैल जाता है, और हर इलेक्ट्रॉन को एक साथ धक्का लगता है, जिससे करंट तुरंत बहने लगता है। वाह, ये तो कमाल का कॉन्सेप्ट है। सर, एग्जाम अलर्ट कहता है व्हीटस्टोन सेतु और पोटेंशियोमीटर के प्रैक्टिकल प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। हाँ, ये दोनों टॉपिक्स तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए और न्यूमेरिकल्स के लिए भी बहुत जरूरी हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ना। ठीक है सर। चलो अब अध्याय 4 की स्लाइड देखते हैं अंजलि। गतिमान आवेश और चुंबकत्व। द फोर्स। जी सर। इस स्लाइड में देखो, एक भविष्य की मशीन जैसा 3D मॉडल है। हाँ। इसके अंदर एक छोटा सुनहरा कण एक घुमावदार रास्ते पर बहुत तेजी से घूम रहा है। ये साइक्लोट्रॉन को दर्शा रहा है, जो आवेशित कणों को गति देता है। अच्छा, तो जब बिजली चलती है तो चुंबकत्व पैदा होता है, और ये लॉरेंस बल चलते हुए आवेश की दिशा बदल देता है। बिल्कुल। और एम्पियर का परिपथीय नियम इस अध्याय का आप कह सकते हो कि मुख्य आधार है। सर, एक शंका है। अगर लॉरेंस बल सिर्फ आवेश की दिशा बदलता है तो क्या उसकी गति मतलब स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ता? नहीं। और साइक्लोट्रॉन का असल जिंदगी में क्या उपयोग है? देखो, लॉरेंस बल का जो चुंबकीय हिस्सा है वो गति पर असर नहीं डालता, सिर्फ दिशा बदलता है। और साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में होता है, जैसे कैंसर के इलाज में और रिसर्च में नए कणों को बनाने के लिए। समझ गई। सर, इसका एग्जाम अलॉट है। गैल्वेनोमीटर का अमीटर वोल्टमीटर में रूपांतरण जरूर याद रखें। हाँ अंजलि, ये कन्वर्जन बोर्ड परीक्षा का एक बहुत पसंदीदा सवाल है। ये 2 या 3 नंबर में जरूर पूछा जाता है। ओके सर। अंजलि, अब हम बाकी चैप्टर्स को तेजी से देखेंगे। ठीक है सर। अध्याय 5, द अर्थ। हमारी पृथ्वी खुद एक बहुत बड़ा चुंबक है। यहाँ हम चुंबकीय पदार्थों के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा। अध्याय 6, द मैजिक। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र से बिना तार के बिजली मतलब इंडक्शन बनाई जा सकती है, जैसे एसी जनरेटर में होता है। हाँ, फैराडे का नियम। बिल्कुल। फिर अध्याय 7, द हार्ट बीट। ये हमारे घरों में आने वाली एसी धारा के बारे में है। ट्रांसफार्मर इसी पर काम करता है। जी सर। फिर आता है अध्याय 8, द एस्केप। अब आवेश तारों से आजाद होकर तरंगों के रूप में अंतरिक्ष में उड़ रहा है। प्रकाश भी एक ऐसी ही वैद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स का कनेक्शन। एग्जैक्टली। फिर अध्याय 9, द विजन, जहां हम प्रकाश की किरण प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। और अध्याय 10, द रिपल, जहां हम प्रकाश को एक तरंग के रूप में देखते हैं। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। हाँ। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, अध्याय 11, द आइडेंटिटी। प्रकाश कण है या तरंग? जवाब है दोनों। हाँ, दोनों। ये क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत है। सही है। और फिर अध्याय 12 और 13, द कोर। हम परमाणु और उसके नाभिक के अंदर की दुनिया को देखते हैं। तारों की ऊर्जा का राज, फ्यूजन और फ्यूजन यहीं छिपा है। और आखिरी चैप्टर अध्याय 14, द ब्रेन। ये आधुनिक इलेक्ट्रॉनिकी की नींव है, सेमीकंडक्टर्स। हमारे कंप्यूटर और मोबाइल इसी अध्याय के सिद्धांतों पर चलते हैं। वाह। और अब अंजलि, ये रही हमारी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड, सफलता की कुंजी। जी सर। देखो, इस पर एक ग्रेजुएशन कैप और एक 100% की शील्ड बनी है। ये सफलता के प्रतीक हैं। हाँ सर। इसमें 5 बातें बताई गई हैं। समझो, रटो मत,
फॉर्मूलों की कॉपी बनाओ, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो, पिछले 5 साल के पेपर हल करो और सबसे जरूरी आत्मविश्वास रखो। सर, ये सारी बातें बहुत काम की हैं। मेरा एक सवाल है, इतने सारे फॉर्मूले हैं, उन्हें याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है अंजलि कि हर चैप्टर के बाद उसके फॉर्मूलों को एक जगह लिखो। ठीक है। और फिर उन पर बेस कम से कम 5-5 सवाल हल करो। जब तुम फॉर्मूले को इस्तेमाल करना सीख जाओगी तो वो अपने आप याद हो जाएगा। ये सही तरीका है। और यहाँ आखिरी एग्जाम अलर्ट है। इसमें लिखा है, संख्यात्मक प्रश्नों न्यूमेरिकल्स में यूनिट्स लिखना ना भूलें, इसके नंबर कटते हैं। ये बहुत बहुत जरूरी है अंजलि। अक्सर छात्र सही जवाब निकालकर भी यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। हमेशा याद रखो, फिजिक्स में कोई भी संख्या बिना यूनिट के अधूरी है। जी सर, मैं हमेशा ध्यान रखूंगी। तो अंजलि, ये थी हमारी भौतिक विज्ञान की यात्रा। हमने एक रुके हुए आवेश से शुरू किया और एक इलेक्ट्रॉनिक दिमाग मतलब सेमीकंडक्टर तक पहुंचे। सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा है, ये देखकर हैरानी होती है ना? जी सर, आज सब कुछ एक कहानी की तरह समझ आ गया। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा अंजलि। अब तुम्हारे लिए एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर सोचना। जी सर, पूछिए। हमने देखा कि ये 14 अध्याय अलग अलग लगते हैं, पर इनके पीछे के नियम एक ही हैं। क्या भविष्य में कोई ऐसी एक मास्टर इक्वेशन बन सकती है जो इन सभी 14 चैप्टर्स की बातों को सिर्फ एक फॉर्मूले में समेट दे, जिसे हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कह सकें? इस पर विचार करना